नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरधारी क्लासेस में। दोस्तों, आज की वीडियो है वीकली करंट अफेयर 29 अक्टूबर से 5 नवंबर 2023 की। तो दोस्तों, इस वीक की एक करंट अफेयर की वीडियो है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की वीडियो का क्वेश्चन नंबर 1 है, हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को किस राज्य ने मंजूरी दी है? जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसे उत्तराखंड ने तो उत्तराखंड राज्य ने मंजूरी दी है हाल ही में मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को। डिटेल जान लेते हैं। तो उत्तराखंड सरकार ने प्रदेश में मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना को शुरू करने की मंजूरी दी है। इस योजना में जो मत्स्य पालक होंगे, इनको मछली पालन के लिए तालाब, रेसवेज और अन्य बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए ऋण पर ब्याज दर में 5% की सब्सिडी दी जाएगी। और इस 5% में 3% तो राज्य सरकार देगी और 2% केंद्रीय योजना से इनको सब्सिडी दिया जाएगा। जो मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, इसकी अवधि होगी 5 साल की। तो 5 साल की अवधि है मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना, जिसे कि उत्तराखंड सरकार द्वारा शुरू किया गया है। उत्तराखंड सरकार द्वारा इसे मंजूरी दी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 है, राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना निम्न में से कहाँ की जाएगी? जो राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन है, इसकी स्थापना की जाएगी उत्तराखंड में। सी ऑप्शन, उत्तराखंड में राजाजी टाइगर रिजर्व संरक्षण फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। जो उत्तराखंड है, यहाँ पर राजाजी जो टाइगर रिजर्व फाउंडेशन है, इसकी स्थापना की जाएगी उत्तराखंड में। और जो राजाजी टाइगर रिजर्व कंजर्वेशन फाउंडेशन है, इसका उद्देश्य होगा राजाजी टाइगर रिजर्व और उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की सुरक्षा के लिए सहायता प्रदान करना। जो राजाजी नेशनल पार्क है, ये देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में फैला है। तो इस क्षेत्र में राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो है, ये फैला का है देहरादून, पौड़ी और हरिद्वार में। और इसकी स्थापना हुई थी 1983 में। 1983 में राजाजी नेशनल पार्क की स्थापना की गई थी और इसे 2015 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। 2015 में इसे टाइगर रिजर्व घोषित किया गया है। जो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, इसका नाम प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी श्री राजगोपालचारी के नाम पर रखा गया है, जो कि राजाजी कहलाते हैं, और इसीलिए इस पार्क का नाम राजाजी राष्ट्रीय उद्यान रखा गया है। तो श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी के नाम पर यह नाम रखा गया है। श्री चक्रवर्ती राजगोपालचारी है, इन्हें 1954 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1954 में इन्हें। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किस शहर में उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है? लखनऊ में। तो लखनऊ में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड महोत्सव का उद्घाटन किया है। क्वेश्चन नंबर 4 है, उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को निम्न में से किसका समर्थन प्राप्त हुआ है? तो भारत का जो हंगर प्रोजेक्ट है, तो उत्तराखंड में किसका समर्थन प्राप्त हुआ है? किस देश का समर्थन प्राप्त हुआ है? नॉर्वे का। बी ऑप्शन सही जवाब है। तो नॉर्वे का समर्थन प्राप्त हुआ है उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट के लिए। डिटेल जान लेते हैं। उत्तराखंड में भारत के हंगर प्रोजेक्ट को समर्थन देने के लिए नॉर्वे ने एक महत्वपूर्ण पहल आरंभ की है। क्या पहल है, क्या उद्देश्य इसका? उत्तराखंड के पारिस्थितिकी रूप से संवेदनशील क्षेत्र में महिला नेताओं को सशक्त करना। तो ये इस परियोजना का उद्देश्य है, खाद्य सुरक्षा बढ़ाना और पर्यावरण की रक्षा करना। तो ये उद्देश्य है जो कि नॉर्वे ने समर्थन किया है, जिसके लिए भारत सरकार द्वारा जो हंगर प्रोजेक्ट है, तो हंगर प्रोजेक्ट देश भर में भुखमरी की समस्या को समाप्त करने के लिए चलाया जा रहा है, ये हंगर प्रोजेक्ट। दोस्तों, जो नोट्स है ये आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पे सर्च करते हैं जरधारी क्लासेस या उत्तराखंड जीके, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें जरधारी क्लासेस के सभी नोट्स, करंट अफेयर के सभी नोट्स आपको देखने को मिल जाएंगे और वो आपका बिल्कुल एकदम फ्री है। उसमें आप कभी भी ये नोट्स रीड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में किसने रोरिंग रिवाइवल
टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है? तो रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? जगदीप धनखड़ के द्वारा। सी ऑप्शन सही जवाब है। तो जगदीप धनखड़ के द्वारा रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया गया है। तो हाल ही में देश के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी द्वारा वन्य जीवों के संबंध में जागरूकता पैदा करने वाली रोरिंग रिवाइवल टाइगर्स ऑफ इंडिया प्रदर्शनी का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी कौन है? तो विश्व अंडर 23 जो कुश्ती चैंपियनशिप हुआ, इसमें स्वर्ण पदक जीतने वाली जो पहली भारतीय महिला खिलाड़ी है वह है रितिका हुड्डा। तो रितिका हुड्डा हो गई है पहली भारतीय महिला खिलाड़ी जिन्होंने विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। डिटेल जान लेते हैं। तो विश्व अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप का जो आयोजन है ये अल्बानिया की राजधानी तिराना में किया गया। तिराना में ये कुश्ती चैंपियनशिप का आयोजन किया गया और इस चैंपियनशिप में भारत की जो रितिका हुड्डा है इन्होंने 76 किलोग्राम भार वर्ग में स्वर्ण पदक जीता है। रितिका हुड्डा जो है ये अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली दूसरी भारतीय बन गई है और देश की पहली महिला पहलवान बन गई है। तो पहली महिला और दूसरी भारतीय बन गई है। जो पहले कौन थे? तो पहले थे वो थे अमन सहरावत। जो रितिका हुड्डा है इन्होंने फाइनल में संयुक्त राज्य अमेरिका की कैनेडी ब्लेड्स को 9-2 से हराया है। ठीक है, तो ये पहली क्या बन गई है? पहली महिला पहलवान बन गई और दूसरी भारतीय बन गई है। अंडर 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय पहलवान वह है अमन सहरावत। इन्होंने 57 किलोग्राम वर्ग में स्वर्ण पदक जीता था और इन्होंने जीता था 2022 में जब स्पेन में आयोजित किया गया था 23 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप। तो अमन सहरावत ने 2022 में स्वर्ण पदक जीता था और इस बार जीता है पहली महिला ने जिनका नाम है रितिका हुड्डा। विश्व अंडर 23 जो कुश्ती चैंपियनशिप है इसका आयोजन यूनाइटेड वर्ल्ड रेसलिंग द्वारा किया जाता है और इसका आयोजन वर्ष 2017 से किया जा रहा है। तो 2017 से इसका आयोजन किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 है, विश्व का पहला एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेफ्टी समिट किस देश में आयोजित किया जा रहा है? जो विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट है ये ब्रिटेन में। तो ब्रिटेन में आयोजित किया जा रहा है। ए ऑप्शन सही जवाब है। तो ब्रिटेन में आयोजित किया गया विश्व का पहला एआई सेफ्टी समिट। क्वेश्चन नंबर 8 है, संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू किया गया है? तो जो संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद, तो काजिंद 2023 किन देशों के मध्य शुरू किया गया है? तो ये किया गया है भारत और कजाकिस्तान के बीच। तो भारत और कजाकिस्तान की संयुक्त सैन्य अभ्यास है ये काजिंद 2023। तो हाल ही में भारत और कजाकिस्तान की सेना के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास जिसका नाम है काजिंद, काजिंद 2023 का ये 7वां संस्करण शुरू हुआ। तो 7वां संस्करण हुआ ये 2023 में जिसका नाम है काजिंद और ये आयोजन हुआ 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 10 नवंबर तक 11 नवंबर तक भाई 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। कहां पर आयोजन किया गया इसका? ओटारा कजाकिस्तान में। तो ओटारा कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया जा रहा है 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक और उद्देश्य है दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग व द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना। जो भारत और कजाकिस्तान है, भारत और कजाकिस्तान के बीच जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है इसकी शुरुआत हुई थी 2016 में। उस समय इसका नाम था एक्सरसाइज परवल दोस्ती। तो एक्सरसाइज परवल दोस्ती के रूप में भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास की शुरुआत 2016 में हुई थी और 2018 में इस सैन्य अभ्यास का नाम बदलकर क्या रखा गया? काजिंद रखा गया। तो 2018 से इसका नाम है काजिंद, जो कि अभी कहाँ हुआ है? ओटारा कजाकिस्तान में इसका आयोजन किया गया 30 अक्टूबर से 11 नवंबर तक। पहले क्या होता था? इस युद्ध में केवल दोनों देशों की थल सेना भाग लेती थी, लेकिन इस बार 2023 में वायुसेना को भी शामिल किया गया और अब ये अभ्यास द्विसेवा अभ्यास
कर दिया गया है, जिसमें दो सेनाएं भाग ले रही है, थल सेना और वायुसेना। क्वेश्चन नंबर 9 है, निलाऊ कुदिचा सिमंगल। निलाऊ कुदिचा सिमंगल निम्न में से किसकी आत्मकथा है? तो जो निलाऊ कुदिचा सिमंगल है, तो किसकी आत्मकथा है ये? एस सोमनाथ की। तो एस सोमनाथ की आत्मकथा है निलाऊ कुदिचा सिमंगल। तो हाल ही में एस सोमनाथ ने अपनी आत्मकथा निलाऊ कुदिचा सिमंगल लिखी है, और ये आत्मकथा है मलयालम भाषा में। मलयालम भाषा में लिखी गई है ये आत्मकथा। जो एस सोमनाथ है, ये वर्तमान में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के ये प्रमुख हैं। एस सोमनाथ एक भारतीय एरोस्पेस इंजीनियर और रॉकेट तकनीशियन है, और 2022 में के सिवन के बाद सोमनाथ को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संगठन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। तो 2022 में इसरो का इनको अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। क्वेश्चन नंबर 10 है, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में निम्न में से किसकी प्रतिमा का अनावरण किया गया है? तो मुंबई के जो वानखेड़े स्टेडियम है, तो यहाँ पर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया। तो सी ऑप्शन सही जवाब है। तो मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। डिटेल जान लेते हैं। तो मुंबई की जो वानखेड़े स्टेडियम है, इसमें क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। अब देखिए, सचिन तेंदुलकर ने 1994 में इन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया, 1997 में खेल रत्न से, 98 में पद्मश्री से, 2008 में पद्म विभूषण इनको इनको सम्मानित किया गया है। ये इनको पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। इसके अलावा ये एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्हें 2013 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो भारत रत्न से सम्मानित होने वाले अभी तक एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, किस भारतीय ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है? तो वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार किस भारतीय ने जीता है? विहान तल्या द्वारा। तो विहान तल्या ने वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर 2023 का पुरस्कार जीता है। तो बेंगलुरु के 10 वर्षीय हैं ये विहान तल्या। तो विहान तल्या जो कि 10 साल के हैं, बेंगलुरु के हैं, और इन्हें लंदन में वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। उनकी जो फोटोग्राफर है उसमें दिखाया गया है, एक मकड़ी को आकर्षक मुद्रा में दर्शाया गया है, जो कि भगवान कृष्ण की मूर्ति के बगल में स्थित है। और जो ये मकड़ी है, इसे खूबसूरती से कैप्चर करता है ये विहान तल्या, और जो मकड़ी है खूबसूरती से इसको कैप्चर किया गया है, जो कि कृष्ण की बांसुरी के दिव्य स्वर से मंत्रमुग्ध हो जाती है और प्रकृति और आध्यात्मिकता के बीच एक संबंध बनाती है। तो इस तरीके से इसे कैप्चर किया गया है, तभी इसे वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जो ये प्रतियोगिता है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर, इसे ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रतियोगिता को ऑस्कर ऑफ फोटोग्राफी के नाम से भी जाना जाता है। और जो पुरस्कार दिया गया इस बार विहान तल्या को दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 12 है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को। 31 अक्टूबर को हर साल राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जाता है। जो राष्ट्रीय एकता दिवस है, ये प्रत्येक साल भारत में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती 31 अक्टूबर के अवसर पर मनाया जाता है। और साल 2014 में भारत सरकार ने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया गया था, और 2014 से ही सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो जयंती है, जो कि 31 अक्टूबर को आती है, इस दिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, ये स्वतंत्र भारत के पहले उप प्रधानमंत्री और गृह मंत्री थे। 2023 में सरदार वल्लभ भाई पटेल की ये 148वीं जयंती है, और इसी दिन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेरा युवा भारत संगठन की शुरुआत की। मेरा युवा भारत संगठन,
मेरा जो युवा भारत संगठन है, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है और इसके जरिए युवाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया जाएगा। मेरा युवा भारत जो संगठन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो चौथे एशियाई जो पैरा खेल है, इसमें भारत ने कुल 111, तो भारत ने कुल जीते हैं 111 पदक। तो 111 पदक के साथ भारत रहा इसमें 5वें स्थान पर। डिटेल जान लेते हैं। तो एशियन पैरा गेम्स जो कि चीन के हांगजो में आयोजित किए गए थे और भारत ने इसमें जीते कुल 111 पदक, जिसमें 29 स्वर्ण पदक, 31 रजत पदक और 51 कांस्य पदक शामिल है। 111 पदकों के साथ भारत रहा पदक तालिका में 5वें स्थान पर। पहले स्थान पर रहा चीन, दूसरे पे ईरान, तीसरे पे जापान, चौथे पे दक्षिण कोरिया और 5वां स्थान रहा 111 पदक जीतकर भारत। जो हांगजू एशियाई पैरा खेल है, इसके उद्घाटन समारोह में जो भारतीय ध्वजवाहक थे, पारुल परमार और अमित सरोहा। पारुल परमार और अमित सरोहा हांगजू एशियाई पैरा खेलों के उद्घाटन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। जो तीरंदाज है शीतल देवी, ये एशियाई पैरा खेलों में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। तो ये रिकॉर्ड इन्होंने अपने नाम किया है। क्वेश्चन नंबर 14 है इन्फेंट्री दिवस कब मनाया जाता है? तो इन्फेंट्री दिवस प्रत्येक साल 27 अक्टूबर को मनाया जाता है। तो 27 अक्टूबर को हर साल इन्फेंट्री दिवस मनाया जाता है। तो भारतीय सेना के जो पैदल सैनिक है, इनके बलिदान को याद करने के लिए हर साल 27 अक्टूबर को इन्फेंट्री दिवस, जिसे कि पैदल सेना दिवस कहा जाता है, पैदल सेना दिवस मनाया जाता है। जो भारतीय सेना की पैदल सेना है, इसे युद्ध की रानी कहा जाता है। तो युद्ध की रानी किसे कहा जाता है? जो भारतीय सेना की पैदल सेना होती है, उसे ही युद्ध की रानी कहा जाता है। और 27 अक्टूबर को मनाया जाता है पैदल सेना दिवस या इन्फेंट्री दिवस। क्वेश्चन नंबर 15 है हाल ही में ग्वालियर और कोझिकोड को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है। इनका संबंध किस राज्य से है? तो ग्वालियर का संबंध है मध्य प्रदेश से और कोझिकोड का संबंध है केरल से। तो दोनों ए और बी, तो डी ऑप्शन इसका सही जवाब हो जाएगा। ए और बी दोनों सही है। ग्वालियर का संबंध मध्य प्रदेश से और कोझिकोड का संबंध है केरल से। तो भारत के 2 शहरों को यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क में शामिल किया गया है और ये 2 शहर हैं मध्य प्रदेश का ग्वालियर और केरल का कोझिकोड। जो ग्वालियर है इसे संगीत के क्षेत्र में और कोझिकोड को साहित्य श्रेणी में इस नेटवर्क में, जो यूनेस्को क्रिएटिव सिटीज नेटवर्क है, इसमें शामिल किया गया है। यूनेस्को क्या है? इसकी फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना हुई थी 1945 में और मुख्यालय है इसका पेरिस, फ्रांस में। तो दोस्तों ये हो गए इस वीक के करंट अफेयर। ये सभी नोट्स आपको मिल जाएंगे हमारे एप्लीकेशन में। अगर आप प्ले स्टोर पर सर्च करते हैं जलधारी क्लासेस या उत्तराखंड जी के, तो फर्स्ट में ही आपको उत्तराखंड जनरल नॉलेज के नाम से एसजी ग्रुप का ऐप मिल जाएगा। उसमें ये सभी नोट्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।